हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री थी, मतलब जो हमारी क्लास 6 क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी थी, वो फाइनली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास 7th की हिस्ट्री के साथ में, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं। पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो, टोटल जो है वो 10 चैप्टर्स रहने वाले हैं। ठीक है, रोज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो 10 दिन के अंदर अंदर हमारी ये वाली एनसीईआरटी भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फाइन। धीरे धीरे करोगे तो हर चीज़ों को आराम से क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, डाइजेस्ट भी कर पाओगे। अब देखो, हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। क्लास 7th की जो आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, इसमें ये हम कुछ चैप्टर्स हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं। 6th में जो पढ़ा वो एंशियंट हिस्ट्री थी। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन था। अब आप बोलोगे क्या इनफ है वो एनसीईआरटी? देखो, वो इनफ नहीं है, पर एक इंट्रो जो आपको चाहिए उसके लिए वो इनफ है। राइट। उसके बाद मिडाइवल। ठीक है, दिस इज योर मिडाइवल। एंड देन बाद में आएगी आपकी मॉडर्न। सो जो 7th में हम पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, मिडिवल बोलो या मिडाइवल बोलो, इट्स अप टू यू क्या बोलना है। सो इट्स हिस्ट्री। ओके। सो ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years, ये देखेंगे। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दिल्ली में जो सुल्तान आएंगे उस पे आके राज करेंगे, कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता। मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। फाइन। रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्शंस करवाई, कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई वो देखेंगे। टाउन, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में देखेंगे। ट्राइब्स के बारे में देखेंगे, जो नोमाड्स हैं, सेटल्ड कम्युनिटीज जो हैं उनके बारे में देखेंगे। और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। ठीक है, भक्ति का हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर, ये भी देखेंगे। एंड देन उसके बाद 18th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन रहेगी वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये 700 से लगभग आपका जो है वो स्टार्ट होगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 को। ठीक है, विच इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। लेट मी चेक ये आपको विजिबल है या नहीं। ओके, एवरीथिंग इज विजिबल। फाइन। सो ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 year, तो जो चेंजेस हुए 1000 year में, ठीक है, ट्रेस उसको ट्रेस करेंगे। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। फटाफट से ना ये वाले मैप को देखो, अगर आपको प्रॉपरली दिख रहा है देखो, इस वाले मैप को देखो। एंड उसके बाद इस वाले मैप को देखो, तो आपको कौन सा मैप जो है वो फैमिलियर लग रहा है। तो आप मुझे बोलोगे कि ये वाला मैप आपको ना कुछ ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि ऐसा ही मैप आपने अभी तक क्या करा है, इंडिया का देखा है, तो इसीलिए आपको ये क्या लग रहा है, ये फैमिलियर लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप इस मैप को देखते हो तब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये है क्या। इवन कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा ना क्या है। चलो हम पढ़ते हैं ये है क्या। तो ये है मैप नंबर 1। राइट। और ये है आपका मैप नंबर 2। ठीक है, दिस इज योर मैप नंबर 2 एंड दिस इज योर मैप नंबर 1। आ जाओ देखते हैं क्या किया। सो दोनों मैप्स को हमने देख लिया। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। जो मैप 1 है वो बना था 1154 सीई में। ठीक है, किसने बनाया था? अरब ज्योग्राफर थे आपके, जिनका नाम था अल अदिसी। क्या नाम था? अल अदिसी। जो ये सेक्शन है, जो ये सेक्शन रिप्रोड्यूस करा गया है, जो आपको ये वाले मैप में दिख रहा है पहले में, ठीक है, ये डिटेल देता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड में। देखो ये क्या दिखाया जा रहा है, एक सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड है, मैप ड्रॉन बाय द अल अदिसी इन 12th सेंचुरी शोइंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये दिखा क्या रहा है? ये दिखा रहा है जो वर्ल्ड मैप का जो सेक्शन है, ठीक है, ये दिखा रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। किसको दिखा रहा है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड से सिर्फ ये वाला जो सेक्शन है वो हमें इंडियन कॉन्टिनेंट को दिखाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा मैप है मैंने आपको दिखाया, जो आपको फेमिलियर भी लगा, वो 1720s में बना। ठीक है, जिसको बनाया गया फ्रेंच के कार्टोग्राफर ने। फाइन। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट। देखो दोनों ही डिफरेंट हैं ये, जबकि दोनों बने ही सेम एरिया के हैं। ठीक है, दोनों ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मैप हैं, लेकिन दोनों क्या है? डिफरेंट है, इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। जो अल अदिसी जी वाला मैप है ना, मैप नंबर 1, उसमें हो ये रखा है, समझ वो इसीलिए नहीं आ रहा, ये जो साउथ इंडिया है ना, ठीक है, इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड द नॉर्थ इंडिया। जहां नॉर्थ इंडिया होनी चाहिए वहां पे तो दिखाई जा रही है उसमें साउथ इंडिया। और जो श्रीलंका है उसको दिखाया जा रहा है द आइलैंड एट द टॉप। ठीक है, और जो कुछ प्लेसेस हैं उसके जो नाम है वो किस में मार्क्ड है? अरेबिक में मार्क है। ठीक है, और एक और चीज, कार्टोग्राफर क्या होता है? कार्टोग्राफर उसे बोलते हैं जो पर्सन हु मेक्स मैप, जो पर्सन मैप्स बनाता है। ठीक है, मैप्स को ड्रॉ करता है, बनाता है। और जो ये वाला मैप है ये 18th सेंचुरी में है। ठीक है,
सेंचुरी एटलस नॉर्वेयो ऑफ ग्यूलामी दी एलिस, ये फ्रेंच है, तो देख लेना, ठीक है। सो देखो, अब कुछ जो प्लेसेस के नाम हैं, आपका जो अल अदीसी वाला मैप है उसमें जो नेम है वो लिखे गए हैं अरेबिक में, एंड सम वेल कुछ जैसे कि जो कन्नौज है, अब कन्नौज है आपका यूपी का, उत्तर प्रदेश का, उसको वहाँ पे स्पेल्ड करा हुआ है ऐसा कन्नौज, क्यूनज टू भी पढ़ना है, ठीक है। और जो मैप 2 है ये नियरली 600 ईयर्स के बाद में बना मैप 1 के, ठीक है। मान लो अभी बना मैप, तो 600 ईयर्स के बाद क्या हुआ, दूसरा मैप बना जो कि आपका एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया, ड्यूरिंग विच द टाइम इंफॉर्मेशन थी अबाउट द सब कॉन्टिनेंट वो बदल चुकी थी पूरी तरह से, ठीक है। जो मैप है वो आज हमें बड़ा फैमिलियर लग रहा है, जिस मैप को हम लोग रोज देखते हैं। और जो कोस्टल एरियाज हैं सब सरप्राइजिंगली क्या है, डिटेल्ड हैं। जो ये मैप है यही मैप को यूज करा गया था बाय द यूरोपियन सेलर्स जो यहाँ पे आते थे, एंड द मर्चेंट्स, ठीक है। अपनी जर्नी के दौरान वो इन्हीं मैप्स को क्या करते थे, इन्हीं की रेफरेंस लेते थे। तो लुक एट द एरियाज, अच्छा ये देख लो कुछ भी नहीं है, लुक एट द एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑन द मैप 2। अब मैप 2 पे जाके ना उसके इंटीरियर में जाके देखो, ठीक है, ये कुछ नहीं है, कोर्स ऑफ ये कुछ नहीं है यार, छोड़ो। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन 2 पीरियड्स, ठीक है। तो दोनों ही पीरियड्स में क्या था, आज मैं अगर मैं 1 को ऐसे ड्रॉ करती हूँ, मान लो, ठीक है, मान लो 1 को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं आज, रुको, तो 1 को हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, एक टाइम आएगा 1 को हम ऐसे ड्रॉ करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मान लो कुछ और टाइम आ गया, 1 को हम ऐसे शुरू कर दें लिखना, या ऐसे लिखना शुरू कर दें। तो वही चीज़ है कि जो साइंस है कार्टोग्राफी की, वो दोनों ही पीरियड्स में आपको क्या देखने को मिलेगी, डिफरेंट देखने को मिलेगी। जब हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं, मैप्स को, टेक्स्ट को फ्रॉम द पास्ट, उनको ना बड़ा सेंसिटिव रहना पड़ता है टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस। तो ये तो आपको पता ही है, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे समझने वाली कोई बात नहीं है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाती चलूंगी। अब न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि इफ द कॉन्टेक्स्ट इन द इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, कि अगर कॉन्टेक्स्ट जिसको मध्य नजर रखते हुए वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करी गई है, अगर वो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस वो बदल जाए टाइम के साथ में, ठीक है, आपने कुछ हुआ, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में आपने कोई ये चीज़ लिख दी, अब टाइम के साथ मान लो वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो बदल जाए, ठीक है। तो व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग, तो लैंग्वेज और मीनिंग का क्या होगा। तो देखो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं ना, वो बहुत सारे लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं, और आपने देखा है कि इनमें बदलाव भी बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है, बहुत सालों में बदलाव भी देखने को मिलेगा। तो जो मिडाइवल पर्सियन है फॉर एग्जाम्पल, वो डिफरेंट है आपके मॉडर्न पर्सियन से, ठीक है। तो डिफरेंट सिर्फ इसी चीज़ को लेके नहीं कि ग्रामर को लेके डिफरेंट है, वोकैबुलरी को लेके डिफरेंट है, इवन कि जो मीनिंग है शब्दों के, ओवर द टाइम, बीतते वक्त के साथ में क्या हो गया, उनके उनके मतलब जो है वो बदल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान ले लो, ठीक है, अगर मैं आपको हिंदुस्तान बोलूँ तो आप बोलोगे कि हिंदुस्तान का मतलब इंडिया, आज के टाइम पे हिंदुस्तान का मतलब क्या है, इंडिया, मतलब जो हमारी आज की मॉडर्न नेशन स्टेट है। लेकिन जब इस टर्म को 13th सेंचुरी में इस्तेमाल करा गया था मिन्हाज सिराज के द्वारा, ठीक है, अ क्रॉनिकल, जिन्होंने पर्शियन में लिखा था, ठीक है, जो पर्शियन में लिखा करते थे, जब उन्होंने हिंदुस्तान बोला ना, उस टाइम पे उन्होंने उस एरिया को हिंदुस्तान बोला, ठीक है, जो एरिया पंजाब वाला एरिया था, हरियाणा वाला एरिया था, जो लैंड थी गंगा और यमुना के बीच में, ठीक है। और उन्होंने इस टर्म को पॉलिटिकल सेंस में यूज करा था उस लैंड के लिए जो उस पे डोमिनियन था, ठीक है, किसका, दिल्ली सल्तनत का, फाइन, जो मतलब जिसके ऊपर किसका मतलब क्या बोले हक था, या फिर जिसके ऊपर जिसका इन्फ्लुएंस था, ठीक है, वो वाले एरियाज को जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में आते थे, उन वाले एरियाज को, जो आपके मिन्हाज सिराज है, इन्होंने उन वाले एरिया को क्या बोला था, हिंदुस्तान बोला था, और पॉलिटिकल सेंस में इन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल करा था, ठीक है। और देखो जो एरियाज इसके अंदर इंक्लूड करे हैं, वो जैसे मान लो अभी ये वाले एरियाज को करा, अब कल को दिल्ली सल्तनत ने इस वाले एरिया में भी अपना कब्जा पा लिया, तो इस वाले एरिया को भी किसका हिस्सा मान लिया जाएगा, हिंदुस्तान का, मान लो इस वाले एरिया में भी, मान लो इस वाले एरिया में भी। तो मतलब क्या है कि जो एरिया इंक्लूड होते गए इस टर्म में, शिफ्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत, बट द टर्म नेवर
इंक्लूडेड साउथ इंडिया। सारे एरियाज तो होते गए, लेकिन हिंदुस्तान जो वर्ड का इस्तेमाल करा गया था मिनहाज ए सिराज के द्वारा, उस टर्म के अंदर कभी भी जो आपका साउथ इंडिया वाला एरिया है ना, उसको जो है वो ऐड नहीं करा गया, उसको कभी भी वो मतलब नहीं था। अब इसके बाद बाय कॉन्ट्रास्ट जो 16th सेंचुरी आपकी, जो बाबर हैं, ठीक है, उन्होंने हिंदुस्तान को यूज़ करा था ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए, यहाँ की फोना को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, मतलब एनिमल्स वगैरह को, बर्ड्स को, स्पीसीज को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए, और कल्चर को, जो कि सब कॉन्टिनेंट के इनहैबिटेंट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे रहते हैं। फाइन। अब देखो हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, ये समवट सिमिलर है जैसे आपके 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो ने जो यूज करा था वर्ड हिंद का, ठीक है। वाइल द आइडिया ऑफ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, देखो ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी के रूप में तो ये जो इंडिया है, ठीक है, एंटिटी है जो इंडिया, वो एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जो टर्म है हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग जब हम इसको आज के साथ में एसोसिएट करते हैं। फाइन। अब देखो हिस्टोरियंस जो हैं टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज। देखो आज जो कभी ना पुराने टाइम पे किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल होता था, तो आज के टाइम पे अगर हम उनको इस्तेमाल करेंगे ना, तो उनका मतलब बहुत हद तक बदल चुके हैं, ठीक है। तो हिस्टोरियंस को ना बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है जब वो पास्ट के टर्म्स को यूज करते हैं, क्योंकि आई एम सॉरी, क्योंकि पास्ट में उनका मतलब क्या था, दे मेंट डिफरेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लो फॉरेनर। अच्छा मुझे बताओ हम फॉरेनर किसको बोलते हैं? आप मुझे सिंपल सी लैंग्वेज में आंसर दे दोगे कि हम फॉरेनर उनको बोलते हैं जो इंडियन नहीं है। अब जो इंडियन नहीं है, इंडिया के बाहर का इंसान है वो क्या है, फॉरेनर है, वो फॉरेन में रहता है, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट की बात करें, इस मिडाइवल पीरियड की बात करें, मिडेवल या मिडाइवल जो भी बोले इसकी बात करें, तो फॉरेनर किसको बोलते थे? फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर जो कि उस गांव का नहीं है, ठीक है, समवन जो कि उस सोसाइटी का और कल्चर का पार्ट नहीं है। हिंदी में हम बोलते हैं परदेसी, ऐसे इंसान को ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए। पर्शियन में बोलते हैं अजनबी। तो मान लो अगर एक सिटी ड्वेलर है, ठीक है, तो उसके लिए जो फॉरेस्ट ड्वेलर होगा ना, क्योंकि वो उसकी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, वो उसके लिए फॉरेनर होगा, ठीक है। लेकिन जो दो पीजेंट एक गांव में रहते हैं, वो एक दूसरे के लिए जो है वो फॉरेनर्स नहीं है। बेशक उनका धर्म अलग है, बेशक उनका कास्ट अलग है, बट क्योंकि वो दोनों एक ही उसमें रहते हैं कि सोसाइटी में, कि कल्चर में रहते हैं, ठीक है, तो वो फॉरेनर नहीं है। अब कोई ये फॉरेस्ट वाला है, ये सिटी वाला है, अब ये लोगों के लिए ये फॉरेनर है, ये लोगों के लिए ये फॉरेनर है। समझ में आया? लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं। आज के टाइम पे जो इंडिया के बाहर का इंसान होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेनर। क्या बोलेंगे? फॉरेनर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। जो हिस्टोरियंस है ना, वो डिफरेंट तरह के सोर्सेज को जो है वो यूज़ करते हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए। डिपेंड करता है पीरियड ऑफ देयर स्टडी, वो किस पीरियड को स्टडी करना चाहते हैं, एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। लास्ट ईयर, मतलब आपकी जो 6th क्लास है, लास्ट ईयर नहीं, हमारे लिए तो लास्ट डे था, प्रीवियस डे, ठीक है। येस्टरडे हमने क्या पढ़ा था, मतलब पिछली बुक में हमने क्या पढ़ा था? रूलर्स के बारे में पढ़ा था, गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है, हर्षवर्धना के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस बुक में हम किस टाइम पीरियड को, किस 1000 ईयर्स को स्टडी करने वाले हैं? जो 1000 ईयर्स रहेंगे आपके 700 से लेके 70-50 के बीच बीच में, ठीक है। अब देखो, आप नोटिस करोगे सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज। आपको कुछ कंटिन्यूटी भी देखने को मिलेगी सोर्सेज के अंदर, जो हिस्टोरियंस यूज करते हैं स्टडी करने के लिए इस पीरियड को। वो कॉइन्स को देखते हैं, इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं, ठीक है, इन पे रिलाई करते हैं। आर्किटेक्चर कैसा है ना, आर्किटेक्ट कैसा है वहाँ का, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स कैसे हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए तो इन सबका क्या करा जाता है, इस्तेमाल करा जाता है, कि पता चल जाए वहाँ पे उस टाइम पे क्या था क्या नहीं था। लेकिन आपको एक कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी भी देखने को मिलती है। जो नंबर और वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है ना, इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो है वो एकदम से बढ़ने लग गए। और उसके बाद क्या होता है, दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो उन्होंने डिस्प्लेस कर दी है इन्फॉर्मेशन को। थ्रू दिस पीरियड जो पेपर था वो धीरे धीरे क्या बन गया, सस्ता बनता गया, और मोर अवेलेबल जो था वो होता गया। अब देखो, जब 13th सेंचुरी का टाइम था, एक स्कॉलर है,
तो ना वांटेड टू कॉपी अ बुक, तो वो बुक को कॉपी करना चाहते थे, बट उनके पास इनफ पेपर नहीं था। तो उन्होंने अपनी जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट थी ना, ठीक है, ही वॉच द राइटिंग ऑफ, और उन्होंने उसी को जो था क्या करा, एंड ही डिड नॉट वांट ड्राई द पेपर एंड यूज, ठीक है, उसी को ड्राई करके पेपर को यूज कर लिया, मतलब उसी पेपर पे उस बुक को कॉपी कर लिया। एंड दूसरा एक देखो 14th सेंचुरी में क्या होता है, इसकी एक सेंचुरी बाद, अब आप अगर दुकान से कोई मार्केट से सामान लेने जाते हो ना, ठीक है, तो यू कुड बी लकी, क्यों, क्योंकि जो शॉपकीपर है ना वो रैप करके दे देगा कुछ पेपर में, मान लो आप कुछ लेने गए तो वो चीज़ को पेपर में क्या कर देंगे, रैप कर देंगे। सो यहाँ से मुझे आंसर दो, किस सेंचुरी में जो पेपर है वो चीपर था, तो ऑफकोर्स सेकंड में था। देखो यहाँ पे उनको कितनी ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं कि पेपर ना और लाना पड़ जाए, तो महंगा पेपर था, तभी पुरानी चीज़ को मिटा के यूज़ कर रहे हैं। अगर सस्ता होता तो इसको क्यों खराब करते वो अपनी लिखी हुई को, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ थी। अच्छा, जो पीपल थे उन्होंने वो क्या लिखते थे, हॉली टेक्स्ट को लिखते थे, क्रॉनिकल्स लिखते थे रूलर्स के, ठीक है, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स, टीचिंग्स ऑफ सेंस, पेटिशन, जुडिशियल रिकॉर्ड्स फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, फाइन। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो कलेक्ट कर ली गई वेल्दी लोगों के द्वारा, रूलर्स के द्वारा, मोनेस्ट्रीज के द्वारा एंड टेम्पल्स के थ्रू, ठीक है। फिर उनको क्या करा गया, उनको लाइब्रेरीज या आर्चाइव्स जो होती हैं, आर्चाइव्स क्या होती हैं, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट होगी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होगी, उनको स्टोर करा जाता है। और आज के टाइम पे ऑल नेशनल्स एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, आर्चाइव्स हैं, जहाँ पे वो अपने सारे ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शन्स को है रखते हैं, ठीक है। तो जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं हिस्टोरियंस को, बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज़, ठीक है, इनको यूज़ करना भी डिफिकल्ट है। उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो इसलिए जो स्क्राइब्स होते थे उनको अपने हाथों से कॉपीड करनी पड़ती थी मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। सो अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपके फ्रेंड ने बोला यार मेरे होमवर्क को ना कॉपी कर लो, ठीक है, मेरे होमवर्क कॉपी करके कर लो, तब आप क्या देखोगे, बहुत बार ऐसा आता है कि आपको आपके फ्रेंड की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आएगी। जैसे मान लो कई लोग ना, जैसे जो कर्सिव लिखते हैं, आप अगर मैं जे लिखूँ तो ऐसे लिख रही हूँ ना जे, ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, जुपिटर लिख दिया मान लो। अब मान लो कि आपको आपके फ्रेंड ने ऐसे लिख के दे दिया कि जुपिटर, ठीक है, अब आपको पता नहीं कि ये जे है, तो आप तो कुछ भी समझ के जो है वो लिख दोगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार राइटिंग समझ में नहीं आती है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, आपका ध्यान हट गया, कोई लाइन मिस हो गई, या फर्स्ट वाले के साथ में फोर्थ वाली जो थी वो गलती से अटैच कर दी, या खुद से कुछ वर्ड जो था वो एक्स्ट्रा अटैच हो गया, या कुछ डिलीट हो गया, तो चांसेस है ना होने के। तो सेम, जब उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो जो स्क्राइब्स थे वो कॉपी पेस्ट करते थे इन चीज़ों को, कॉपी करा यहाँ से, ठीक है, लिख दिया, कॉपी कर लिया कॉपी। तो जब मैन्यूस्क्रिप्ट्स में ये सब कुछ होता था, तो इसमें आ गए कुछ स्मॉल चेंजेस, ठीक है, किसी वर्ड में बदलाव, सेंटेंस में बदलाव आ गया। तो जो स्मॉल डिफरेंसेस थे ये धीरे धीरे क्या करते गए, बढ़ते गए ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग, अंटिल द मैन्यूस्क्रिप्ट जो पूरी तरह क्या हो गई, बदल गई, ठीक है, सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम द अनदर वन। ओरिजिनल टेक्स्ट से क्या होती है, ये बिल्कुल ही अलग बनती गई, तो सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मान लो आपने लिखा दैट आई एम अ स्टूडेंट, ये कोई सेंटेंस था, ठीक है, अब सिर्फ सिर्फ क्या पता, सिर्फ जो है वो एम ही बचा हो, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके, या फिर एम लिख के बचा गया हो, एम टीचर लिख दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एकदम से क्या हुआ कि स्मॉल स्मॉल चेंजेस ने जब ये होते गए ओवर द सेंचुरीज, तो एक सब्सटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलता है, तो सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमें रियली मिल पाती है ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। अभी कैसे पता करें कौन सी ओरिजिनल है, जब सब लोगों ने अलग अलग लिख दी है तो ओरिजिनल को फाइंड करना बड़ा मुश्किल है। सो इसलिए हम डिपेंडेंट किस पे हैं, इन कॉपीज़ पे हम लोग डिपेंडेंट्स हैं जो बाद में ये लेटेस्ट स्क्राइब्स ने लिखी। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, अभी हिस्टोरियंस को बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के वर्जन्स पढ़ने पड़ रहे हैं सेम टेक्स्ट के, ठीक है। यही मान लो ये इसको हमने कॉपी पेस्ट करना था, तो एक इस इंसान ने करा है, किस इंसान ने करा है, किसने, तो हिस्टोरियंस को सेम जो टेक्स्ट है ना उसके अलग अलग वर्जन्स को क्या करना पड़ रहा है, स्टडी करना पड़ रहा है, सो दैट वो उसकी ओरिजिनलिटी तक पहुंच पाए। समझ में आया। ये देखो दिया हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग दे रखी है, एक पर्शियन है, एक अरेबिक है। तो जो ये आपकी दे रखी है, सॉरी हाँ, जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट है ना, हाँ, ये कर्सिव है और इजी है समझने को, ठीक है।
नेस्टैलिक स्टाइल है ये राइटिंग का, और जो ये है ये शिकास्ते स्टाइल है राइटिंग का, जो कि राइट पे है ये वाला। ये डेंसर भी, और इसको समझना भी देखो कितना डिफिकल्ट है। आ रही समझ में क्या लिखा है? इसको थोड़ा आसान है कि अच्छा ऐसे करके ऐसे है, फिर 1 2 3 ऐसे, ओके देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे। पर इसको तो ये बहुत डेंसर है, देखो इसको समझना भी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ऑन ओकेजन्स पे क्या होता था, जो ऑथर्स होते थे वो रिवाइज करते रहते थे अपने अपने क्रॉनिकल्स को डिफरेंट टाइम्स में। तो जो 14th सेंचुरी के क्रॉनिकल है, जुआउद्दीन बारानी, फाइन, उन्होंने एक क्रॉनिकल लिखी थी, रॉट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356, और अनदर वर्जन उसका आता है 2 साल के बाद में। ये दोनों ही अपने आप में डिफर करते हैं। देखो एक ही क्रॉनिकल है, लेकिन क्योंकि ये 2 साल के बाद में लिखी गई, तो आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन। लेकिन जो हिस्टोरियंस है ना, उनको 1960 तक पता ही नहीं चला कि जो फर्स्ट वर्जन है वो कहीं पे एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है, क्योंकि ये लॉस्ट रही, इट रिमेन्ड लॉस्ट। ये लाइव जो बड़ी बड़ी कलेक्शन है ना, लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस है, ये उसमें लॉस्ट रही, कहीं खोई रही। 1960 तक, 1960 तक तो उसका पता ही कुछ नहीं चला, फाइन। उसके बाद हम देखेंगे कहाँ पे है, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। जब स्टडी कर रहे हैं हम लोग 1000 ऑफ ईयर्स की, 700 से लेके 1750 का जो टाइम पीरियड हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। किन के लिए? हिस्टोरियंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें किस किस लेवल पे जो है आपको जो डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे अलग अलग तरह की ना, ठीक है, अ डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड। देखो टेक्नोलॉजीज में भी क्या देखने को मिलेगा, आपको बदलाव देखने को मिलेगा, जैसे कि पर्जियन व्हील आ जाएगा इरिगेशन में, स्पाइनिंग व्हील आ जाएगा वीविंग में, फायर आर्म्स आ जाएंगे कॉम्बैट में, ठीक है, नई तरह का खाना आ जाएगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पोटैटो आ गए, कॉर्न आ गई, चिलीज आ गई, टी आ गई, कॉफ़ी आ गई। ये जो सारी इनोवेशंस हुई हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, क्रॉप्स आई हैं, ये सारी चीज़ें किसके साथ में आई हैं? लोगों के साथ में। क्योंकि लोगों ने दूर दराज से आके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या कर लिया, माइग्रेट हो गए वो, ठीक है, उन्होंने माइग्रेशन कर ली, वो वहाँ से यहाँ पे आ गए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ देयर माइग्रेशन यहाँ पे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस क्या मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे, और इनके बारे में हम 5th 6th और 7th चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टाइम पीरियड भी था जहाँ पे मोबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। मोबिलिटी का मतलब कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे माइग्रेशन बहुत बड़े लेवल पे जो है वो हो रही है। लोग बड़े बड़े दूर डिस्टेंस से आते थे, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ के सर्च में। फॉर एग्जांपल हम लोग जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, क्यों जाते हैं? इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो जो हमें भी तो अट्रैक्ट करती है वहाँ की जो इमेंस वेल्थ है, पॉसिबिलिटीज़ है लोगों के लिए, फ्यूचर के लिए, है ना। तो सेम वे हमारा जो कॉन्टिनेंट था कभी, वो भी क्या करता था, ठीक है, इट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड पॉसिबिलिटी फॉर द पीपल टू कार्व अ फॉर्चून। तो एक ऐसा ही ग्रुप था जो इम्पॉर्टेंट बना इस पीरियड के अंदर में, जिसका नाम पड़ा राजपूत, ठीक है, और ये नेम आपका निकला है राजपुत्रा, जो कि एक सन थे रूलर के, वहां से ये राजपूत का नाम निकला है। तो 8 सेंचुरी और 14th सेंचुरी के बीच में जो ये टर्म है, ये मोर जनरली जो अप्लाई होती थी वो उस ग्रुप को बोला जाता था, जो कि ग्रुप ऑफ वॉरियर्स थे, और वो क्लेम्ड करते थे कि वो कौन सी स्टेटस के हैं, उनकी क्या कास्ट है, वो क्षत्रियाज है, ठीक है। जो टर्म है इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर, इसमें सिर्फ रूलर्स ही नहीं आते थे, ठीक है, चीफ्सियंस भी आते थे, बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मी ऑफ डिफरेंट मोनार्क ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो उन सबको बोला जाता था, ठीक है, सिर्फ रूलर्स को ही राजपूत यहाँ पे नहीं बोला जाता था, फाइन। और मतलब इनमें बहुत लॉयल्टी होती थी इनकी क्वालिटीज़ को देख के। तो जो पॉइट्स हैं, ठीक है, इनकी क्वालिटीज़ का जिक्र करते हैं कि ये बड़े ब्रेव होते थे, ऐसे होते थे, फाइन। एक्सट्रीम वेल और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, ये इनमें जो है वो क्वालिटीज़ जो थी देखी जाती थी राजपूत में। और ये कौन बोल रहे हैं? ये पॉइट्स वगैरह हमें बोल रहे हैं। और कुछ ग्रुप्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मराठास देखने को मिलेंगे, सिख्स देखने को मिलेंगे, जाट्स देखने को मिलेंगे, अहोम्स मिलेंगे, कायथास देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये कास्ट है ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज की, फाइन। उसके बाद दे ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट। तो इस टाइम पीरियड के दौरान इनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, इन्होंने उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बनने के लिए। अच्छा, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? वो जगह जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, रेफर्स टू एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन जहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल ऑफ इस रेजिडेंट, सिंपली जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारा हैबिटेट है, और कुछ नहीं, इतना मुश्किल उसमें मत जाओ। तो थ्रू आउट दिस पीरियड आपको ना
एकदम देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट है उनको क्लीन करा जा रहा है, काटा जा रहा है, एग्रीकल्चर जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। अब जब फॉरेस्ट को रिमूव करेंगे तभी तो एग्रीकल्चर के लिए पॉसिबिलिटीज होएंगी, ठीक है। अब धीरे धीरे जो ये चेंज था फास्टर होता गया और एंड मोर कंप्लीट इन सम एरिया देन अनदर। अब मान लो इस एरिया में कुछ कुछ फॉरेस्ट अभी भी बचे हैं, लेकिन इस एरिया को बिल्कुल ही क्लीन कर दिया, ठीक है। तो कुछ एरियाज में अभी थोड़ा कम था चेंज, कुछ में तो बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया। तो चेंजेस देखने को मिलेंगे हैबिटाट के अंदर, ठीक है। होता क्या है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, वो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनको बोला कि अब आपको करना पड़ेगा माइग्रेट, ठीक है। तो कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया लैंड को टिल करना, टिलिंग द लैंड। कुछ पीजेंट्स बन गए, ठीक है। जो न्यू पीजेंट ग्रुप था वो ग्रेजुअली द न्यू पीजेंट ग्रुप्स ग्रेजुअली बिगिन टू इन्फ्लुएंस बाय रीजनल मार्केट्स। जो नया पीजेंट ग्रुप था, ठीक है, ये धीरे धीरे इसने इन्फ्लुएंस होना शुरू कर दिया, किससे? रीजनल मार्केट से, चीफ्टियन से, प्रीस्ट से, मोनेस्ट्री से, टेम्पल से। अब उसके बाद ये एक बड़ी लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं, और तब इनको क्या पे करने पड़ते हैं? इनको पे करने पड़ते हैं टैक्स, एंड ऑफर करनी पड़ती हैं गुड्स एंड सर्विसेज अपने लोकल लोड को, ठीक है। लोकल लोड का मतलब जो उस लोकल एरिया में जो हेड होता था, फाइन। तो इसी की वजह से प्रमाण स्वरूप क्या होता है, एज अ रिजल्ट जो इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, अमंग एज द पीजेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ कुछ पीजेंट्स के पास जो होता थी बहुत प्रोडक्टिव लैंड होती थी, कुछ कैटल्स को भी रखते थे, और कुछ कुछ अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ में आर्टिसनल वर्क भी जो थे वो करते थे, ठीक है, जब लीन सीजन होता था उस टाइम के अंदर। अब एज अ सोसाइटी जो थी वो डिफ्रेंशिएटेड होती गई, मतलब अलग अलग उसमें टुकड़े होते रहे। पीपल को ना जाति उसमें डिवाइड कर दिया गया, सब कास्ट में जो है वो डिवाइड कर दिया गया, और उनको रैंक करा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन, ठीक है। उनके बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनको रैंक करा गया। और एक खासियत यहाँ पे ये है कि जो रैंक्स थी ना वो फिक्स नहीं थी परमानेंटली, वो उनकी पावर, उनके इन्फ्लुएंस, उनके रिसोर्सेज के हिसाब से, कि कितना जो मेंबर है उस जाति का, कितना वो उन पावर को होल्ड कर रहा है, इन्फ्लुएंस है उसके पास, कितने रिसोर्सेज कंट्रोल कर रहा है, उसके हिसाब से उनकी रैंक बदल जाती थी। तो जो स्टेटस होता था जाति का, वो एरिया टू एरिया क्या करता था, वेरी करता था। क्या पता यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस है इस एरिया में उस जाति की, इस एरिया में कुछ ज़्यादा ही हो। तो जो स्टेटस था सेम जाति का वो वेरी करता था फ्रॉम एरिया टू एरिया, ठीक है। तो जो जातिज हैं उन्होंने अपने खुद के रूलर्स बना लिए, खुद की रेगुलेशंस बना ली कि हम लोग कैसे जो है वो मैनेज करेंगे कंडक्ट अपने मेंबर्स का, ठीक है। इन रेगुलेशंस को इन्फोर्स करती थी एक असेंबली, जो एल्डर्स की असेंबली होती थी, जिनको कुछ एरियाज में जाति पंचायत के नाम से भी जाना जाता है, फाइन। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। अब जो जातिज थी इसको क्या करने पड़े, इसको जो रूल्स थे ना इनको फॉलो करने पड़ते थे, फाइन, अपने अपने गांव के। जो सेवरल विलेजेस गवर्न कर एंड सेवरल जो विलेजेस थे इनको गवर्न करते थे आपके चीफ्टियंस, ठीक है। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, ठीक है। मतलब जब वो सारे टुगेदर आ गए ना एक साथ, तो पूरी स्टेट की सिर्फ एक स्मॉल यूनिट होते थे वो लोग, समझ में आया। इसके बाद रीजन्स एंड एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लार्ज स्टेट्स हैं आपके, जैसे आपके चोलास हो गए चैप्टर 2 में देखेंगे, तुगलक्स हो गए चैप्टर 3 में, मुगल्स हो गए चैप्टर 4 में, ठीक है। इस सब के पास अलग अलग रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग आगे जाके देखेंगे। एक संस्कृत प्रशस्ति है, ये मैं आपको कल भी बताया था क्या होती है। वो होती हैं जो आपके रूलर्स की तारीफ में लिखी जाती है, ठीक है। जब आप किसी रूलर की प्रेज करते हो, उसमें कुछ लिखते हो, तो उसको प्रशस्ति बोलते हैं। तो ये जो प्रशस्ति आपको चैप्टर 2 में देखने को मिलेगी, संस्कृत प्रशस्ति, ये प्रेज किसको कर रही है, किसकी तारीफ कर रही है? ये दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की जो क्या कर रही है, जो है तारीफ कर रही है। बलबन के ना छोड़ा भी नहीं बताती, सस्पेंस रखते हैं। ये बलबन जी के बड़े कारनामे देखेंगे आगे जाके, क्या क्या इनके बारे में पढ़ना है इंपॉर्टेंट। कारनामे मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है बाद में बताऊंगी, अभी नहीं, छोड़ो। तो इस टाइम पीरियड के बीच में ये जो गयासुद्दीन बलबन है ये रहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं दैट कि जो ये संस्कृत प्रशस्ति है ना, एक्सप्लेन करती है कि ही वॉज अ रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर, कि बहुत बड़े एम्पायर का ये क्या होते थे, रूलर होते थे, जो कि बंगाल से लेके ग्वादा, ठीक है, मतलब बंगाल से लेके जो ग्वादा वाला एरिया वहाँ से लेके इन द ईस्ट में, मान लो ये एरिया है तो ये बंगाल है, तो यहाँ से लेके ईस्ट से जो गजनी है, गजाना, ये आपका अफगानिस्तान तक, तो यहाँ तक स्ट्रेच करता था, ठीक है। और जो ऑल एरियाज थे साउथ इंडिया के द्रविड़ा, तो इस एरिया को भी क्या करता था, ये एम्पायर इंक्लूड करता था। मतलब इस इतने बड़े एरिया के क्या होते थे,
जो थे वो एम्पायर होते थे। जो लोग होते थे डिफरेंट रीजन्स के, गोवा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, अपेरेंटली फ्लेड बिफोर इस्लाम, ठीक है। जो हिस्टोरियंस, अच्छा ये देख लो, ये कुछ भी नहीं है, ये दिखा रखा है कि दिल्ली सल्तनत थी, ठीक है, जब मोहम्मद तुगलक जी का टाइम चल रहा था, तो इस टाइम पे ये उनका सेशन था, ठीक है, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द इजिप्टियन जो सोर्स है वो ये वाला सोर्स का नाम है, तो देख लेना, मसलिक अल अबसर फी ममलिक अल अमसर ऑफ शिराबुद्दीन उमारी, ठीक है, तो ये देख लेना, ये सारा आपको पढ़ना है। सो दिस यू पीपल कैन डू, देख लो, दिस इज योर गुजरात, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे क्या है, ये देखो, फिफ्थ में आपका लाहौर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये पढ़ लेना, ये वाला रीजन था। अच्छा, कहाँ खो गए हम लोग, ओके, जो हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, रिगार्ड दीस एज एग्जेजरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट एट सेम टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। उन्होंने कोशिश भी करी हिस्टोरियंस में समझने की यार कि वो उनको क्यों इतने, मतलब वो चाहते कि यहाँ पे भी कंट्रोल पाए, यहाँ भी कंट्रोल पाए, और अपने एम्पायर को और बड़ा करते रहे, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में उसको जो है वो बढ़ाते रहे। अच्छा, मुझे आप बताओ, व्हाई डू यू थिंक जो रूलर्स हैं वो ऐसे क्लेम्स करते होंगे? फाइन, क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ओके, हमारा ये भी एरिया जी, हमने ये भी एरिया है, हमारा वो भी एरिया, ओके। सो लैंग्वेज एंड रीजन्स को देखते हैं, तो जो अमीर खुसरो हैं, ठीक है, अमीर खुसरो जी हैं, इन 1318 में क्या होता है, ये लिखते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज है ना वो हर एक रीजन में बोली जाती है, सिंधी होगी, लाहौरी होगी, कश्मीरी, तो ये सारी पढ़ लेना कहाँ कहाँ पे क्या बोली जाती है, ठीक है। और उन्होंने एक्सप्लेन करा कि वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट कि इन कॉन्ट्रास्ट दीज लैंग्वेज, ठीक है, इनके जो लैंग्वेजेस के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम लोग देखें, जो संस्कृत होती थी ना, वो सिर्फ, मतलब वो किसी भी रीजन को बिलोंग नहीं करती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो संस्कृत थी, जो ओल्ड लैंग्वेज थी, ये इसको कॉमन पीपल नहीं जानता था, उसको नहीं पता था ये कौन सी लैंग्वेज, उसको बिल्कुल नहीं आती थी। ये लैंग्वेज सिर्फ ब्राह्मण्स को आती थी, ठीक है। जब सबको चीज़ आती है ना, तब उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। जब बहुत कम लोगों को वो चीज़ आती है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो ये आप एक लिस्ट बना सकते हो, कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है, आप कौन सी बोलते हो कौन सी नहीं, दिस यू कैन चेक दिस आउट। अच्छा, जो 700 है, तो मैनी रीजन्स जो है ना, उनके पास में वो पोजेस्ट करते हैं, मतलब उनके पास में होते हैं डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेजेस, ठीक है। अब अगर ये वाला एरिया है, मान लो ये 4 एरियाज है, हर किसी की अपनी ज्योग्राफी है, फाइन, हर किसी की अपनी ज्योग्राफी है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे डेजर्ट है, तो हर कोई अपना अपने आप में डिफरेंट है ज्योग्राफिकली, फाइन, कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और उन्हीं उन्हीं एरियाज में क्या देखने को मिलेगी, अलग अलग एरियाज में आपको अपनी अपनी लैंग्वेज देखने को मिलेगी, अपने अपने कल्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आप देखोगे कि आपको एक कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टेट्स के बीच में देखने को मिलेगा, ये आपस में लड़ रही हैं, ये आपस में लड़ रही हैं, ये आपस में लड़ रही हैं। ओकेजनली क्या होगा, जो आपके चोलाज हैं, खलजीज हैं, तुगलक्स हैं, मुगल्स हैं, ठीक है, ये लोग अपना एम्पायर बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, दैट वाज अ पैन रीजनल, ठीक है। जो डाइवर्स रीजन तक क्या करेगा, आपका पूरा जो है वो स्प्रेड हो रखा होगा, लेकिन सारे जो एम्पायर्स थे ये स्टेबल नहीं हो पाए और सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कोई कोई ही जो एम्पायर था वो सक्सेसफुल हो पाया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल टेबल 1 इन द चैप्टर, ये हम लोग चलो वहां जाके देखेंगे क्या ड्यूरेशन रही क्या नहीं। अब देखो आगे, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन करता है 18th सेंचुरी में, ठीक है, इसके बाद री इमर्जेंस होती है आपकी रीजनल स्टेट्स की, जिसको हम लोग चैप्टर 10 में पढ़ने वाले हैं। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल्स हैड ऑल्टर द करेक्टर्स ऑफ द रीजन्स। अब मान लो ये कोई एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है, इस पे कोई ना पहले रूल करता था, तो यहाँ पे जो कल्चर है वो एकदम डिफरेंट होगा, हर एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट मिलेगी। लेकिन मान लो किसी ने बहुत, कोई और आ गया, इनको हटा के ना अब कोई और मान लो यहाँ पे आ गया अपना रूल करने, और मान लो वो बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे रूल कर रहा है, टाइम भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बहुत लंबे टाइम तक रूल कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इस एरिया के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको पूरी तरह से क्या कर देगा, बदल देगा। समझ में आया, पूरी तरह से इसको क्या कर देगा, बदल देगा, उसमें उस पे उसका क्या आ जाएगा, इन्फ्लुएंस आ जाएगा वहां पे देखने में, ठीक है। तो क्या होता है कि अक्रॉस मोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट द रीजन्स वर लेफ्ट विद लेगेसीज ऑफ बिग एंड स्मॉल स्टेट्स दैट हैड रूल्ड ओवर देम, ठीक है, जो कुछ भी नहीं है ये। अच्छा, अपेरेंट जो है वो इमर्जेंस देखने को मिलती है, मैनी डिस्टिंक्ट शेड ऑफ ट्रेडिशंस की इन द रेलम ऑफ गवर्नेंस, मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी,
ये तो जरा रह ही जाती है ना कि कैसे वो लोग करते थे, तो वो चीज़ों की जो छाप है ना वो छुट जाती है। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो 700 से लेके 1750 तक रहे। अब आप मुझे अगर बोलोगे मैं भाग क्यों रही हूँ, देखो कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा पढ़ने वाला। ठीक है, जहाँ पढ़ने की बारी आएगी वहाँ पे आई विल स्टॉप एंड एक्सप्लेन यू पीपल। ओके, द करेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है आपके समझने वाली। ओके, अब देखो अब जब कोई आता है ना उस एरिया पे राज करता है तो उस पर बहुत हद तक जो क्या कर देते हैं ना वो अपनी एक छाप छोड़ के चला जाता है। एक बहुत बदलाव ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं। आर्ट एंड कल्चर में जब आप लोग पढ़ोगे ना तब मेरी आपको ये बात समझ में आएगी मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको हर जगह में, हर पहनने में, खाने में, पीने में, हर जगह आपको बदलाव देखने को मिलता है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में देखें तो 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री अगर हम देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसमें देखने को मिलेंगी आपको मेजर डेवलपमेंट्स। ठीक है, रीजनल ट्रेडिशंस के अंदर में जो पीपल है वो जो उनका विश्वास था वो था एक डिवाइन में। द डिवाइन वॉज समटाइम डीपली पर्सनल, फाइन, बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव। अब आप किसी जो है वो डिवाइन पे बिलीव करते हो, आप डिवाइन पे बिलीव कर रहे हो तो आपका पर्सनल तो है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो एक तरह से वो क्या है, वो कलेक्टिव है। तो आप भी उन्हीं डिवाइन पे बिलीव कर रहे हो, ठीक है, जिन पे ये सारे लोग कर रहे हैं, तब ये अब क्या हो गया, अब ये जो है वो कलेक्टिव बिलीफ हो गया। क्या हो गया, कलेक्टिव बिलीफ हो गया, आपका पर्सनल बिलीफ नहीं रहा अब ये। ठीक है, तो जो कलेक्टिव बिलीफ होता है सुपर नेशनल एजेंसी में, मतलब जिसको हम लोग रिलीजन बोलते हैं, वो ऑफन कनेक्ट होता है आपका सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज में, ठीक है, क्लोजली कनेक्ट होते हैं इनके साथ में। एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दिस ग्रुप ऑल्टर्ड, सो डिड देयर बिलीफ। तो जैसे जैसे इनका सोशल वर्ड है ग्रुप का वो बदलेगा, वैसे वैसे इनके बिलीव्स में भी क्या देखने को मिलेंगे, आपको ऑल्टर होता देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पीरियड के दौरान इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे हिंदुज्म के अंदर में। ठीक है, जैसे कि दीज इंक्लूड कौन कौन से बदलाव आए, देखो वर्शिप होने स्टार्ट होगी नए डाइटीज की, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी टेम्पल्स की रॉयलिटीज के द्वारा, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास की इंपॉर्टेंस बड़ी बढ़ गई थी, प्रीस्ट की इंपॉर्टेंस बड़ी बढ़ गई थी एज अ डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी। ये सोसाइटी का डोमिनेंट ग्रुप बन के रह गए थे। ठीक है, जो संस्कृत की नॉलेज थी उन्होंने ब्राह्मण्स को सोसाइटी के अंदर बहुत सारी रिस्पेक्ट को अर्न करने में हेल्प करी। तो जो इनकी डोमिनेंट पोजीशन थी इसको कंसोलिडेट कर दिया गया बाय द सपोर्ट ऑफ दियर पैट्रॉन्स। ठीक है, अ न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। अभी पैट्रॉन का मतलब क्या होता है, उन लोगों को बोला जाता है जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, वेल्दी होते हैं और हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, जो किसी पर्सन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कोई इंसान है, कोई ब्राह्मण है, अब इसको कोई राजा सपोर्ट कर रहे हैं तो ये राजा इनके क्या हो गए, पेट्रॉन हो गए। ठीक है, समझ में आया। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट जो आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलती है कि आइडिया ऑफ भक्ति जो है वो इमर्ज हो जाता है, उसकी इमर्जेंस हो जाती है ऑफ लविंग अपने एक पर्सनल डाइटी को, दैट डिवोटी कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और एलैबोरेट रिचुअल्स। मतलब एक पर्सनल वो बना लिया जाता है बॉन्ड की, ये आप हो, ये जिसकी आप पूजा कर रहे हो वो हो, बीच में आपके कोई भी नहीं है, आप सीधा जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। आपको किसी रिचुअल को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी की एड मतलब हेल्प की, किसी प्रेस्ट की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 के अंदर में। फाइन, एक ऐसा पीरियड भी था जब न्यू रिलीजन्स थे अपीयर होंगे सब कॉन्टिनेंट के अंदर में। ठीक है, मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉड द टीचिंग ऑफ द हॉली कुरान। जो मर्चेंट्स आएंगे और जो माइग्रेंट्स आएंगे वो पहली बार लेके आएंगे कुरान की टीचिंग्स को इंडिया के अंदर 17th सेंचुरी में। ठीक है, जो मुस्लिम्स हैं वो कुरान को हॉली बुक मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं सॉवरेनिटी, मतलब उसको सुप्रीम पावर किसको मानते हैं, एक ही गॉड को मानते हैं, इसको वो लोग अल्लाह बोलते हैं। ठीक है, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to their social background। समझ में आया कि सोशल बैकग्राउंड जो है वो मैटर नहीं करता, उनका जो बिलीव है वो मैटर करता है। ओके, मतलब जो अल्लाह है वो लव करते हैं, मर्सी करते हैं, बाउंटी एम्ब्रेस ऑल दो जो बिलीव करते हैं उसमें, चाहे उनका कोई भी बैकग्राउंड हो। मतलब इनका ये कॉन्सेप्ट है कि आपका कोई बैकग्राउंड है बट अगर आप जो है सुप्रीम पावर जो जिनको अल्लाह बोला जाता है मुस्लिम धर्म के अंदर, तो अगर आप उनको जो है मतलब उनमें बिलीव करते हो तो वो आपको क्या करेंगे, लव करेंगे, मर्सी एंड बाउंटी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना, ये मेरा मतलब था। बैकग्राउंड आपका मैटर नहीं करता, ये मतलब कॉन्सेप्ट है कि वो सबको ही क्या करेंगे, लव करेंगे।
ओके, जो मैनी रूलर्स हैं वो इस्लाम के पैट्रन्स रहे, ठीक है, मैंने बोला ना रूलर्स पेट्रॉन्स क्या होते हैं, जो किसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा। उलेमास कौन होते हैं, जो लर्नड थियोलॉजियंस होते हैं और ज्यूरिस्ट होते हैं, जैसे हिंदुज़म में। अच्छा, एंड लाइक हिंदुज़म, इस्लाम जो था उसको इंटरप्रेट करा गया बहुत डिफरेंट वेज के अंदर उनके फॉलोअर्स के द्वारा। तो कुछ शाया मुस्लिम्स आपको देखने को मिलेंगे जो प्रॉफेट मोहम्मद के सन इन लॉ में विश्वास करते हैं, अली में, ठीक है, जो वो मतलब उनको मानते हैं कि वो लेजिटिमेट लीडर हैं मुस्लिम कम्युनिटी के। और जो सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं ये एक्सेप्ट करते हैं खलीफा की अथॉरिटी को, ठीक है, मतलब खलीफा को जो है वो अपना लेजिटिमेट लीडर जो मानते हैं, और उसके मतलब बाद में सक्सीडिंग खलीफाज आएंगे। तो जो उनको खलीफाज को हेड मान रहे हैं वो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, और जो अली को मान रहे हैं जो प्रॉफेट मोहम्मद के सन इन लॉ हैं वो शाया मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो आपको अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे स्कूल ऑफ लॉज के अंदर। एक हनफी स्कूल है लॉ का, एक शाफी लॉ है जो इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इन थियोलॉजी एंड मिस्ट्री ट्रेडिशंस। आगे देखो, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। देखो जो हिस्टोरियंस है ना दे डू नॉट सी, मतलब ऐसा नहीं देख रहे कि जस्ट टाइम पास कर रहा है आवर्स में, डेज में, ईयर्स में, क्लॉक में, कैलेंडर में, नो। टाइम उनके लिए क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बदलाव आ रहा है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं, ठीक है, कैसे आइडियाज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, बिलीफ सिस्टम बदल रहा है। फाइन, जो स्टडी ऑफ टाइम है उसको इजी बनाने के लिए, ठीक है, क्या कर दिया गया, जो पास्ट है उसको एक लार्जर सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। अब मान लो एक ये वाला है एरिया, एक ये वाला टाइम पीरियड, तो एक ये पीरियड, एक ये पीरियड, एक ये पीरियड। अब इनमें क्या होगा, इस पीरियड में सेम फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं, इस पीरियड में सेम फीचर्स देखने को मिलेंगे। समझ में आया? तो पीरियड्स क्या हैं, जो शेयर करेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, पोजेस करते हैं। फाइन, इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया को डिवाइड करते हैं 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश के बीच में। और जो ये डिवीजन है ये रिलीजन के बेस पे जो है, जो रूलर्स हैं उनके धर्म के बिहाफ पे, उस बेसिस पे क्या करी जाती है, डिवाइड करी जाती है ऑन द आइडिया दैट रिलीजन ऑफ द रूलर वाज द ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। तो वो ये मानते थे कि जो रिलीजन है रूलर्स का वही एक ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज है, ठीक है, और दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, कोई और तो कुछ इकोनॉमी में, कल्चर, सोसाइटी में डेवलपमेंट हुई नहीं है, ठीक है। सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी। अब जो ये डिवीजन करी गई ना हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, इन 3 सेगमेंट्स के, मतलब 3 सेगमेंट्स जो बनाए गए हैं, पोर्शंस जो बनाए गए हैं, इसने इग्नोर कर दिया है रिच डाइवर्सिटी को ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब जो कुछ हिस्टोरियंस हैं वो ये वाले पाथ को, जो पीरियडाइजेशन करी गई है, इसको आज भी फॉलो करते हैं, ठीक है। और मोस्ट जो है लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स को जो है उनको देखते हैं, ठीक है, टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। द हिस्ट्री जो हमने लास्ट ईयर पढ़ी उसमें वेराइटी रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में हमने पढ़ा, हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ा, अर्ली फार्मर्स के बारे में पढ़ा, पीपल लिविंग इन टाउन, विलेजेस, सब कुछ हमने देखा, अर्ली एम्पायर्स देखे हमने, किंगडम्स देखे, ठीक है। और जो हम इस साल पढ़ने वाले हैं उसको मिडाइवल हिस्ट्री बोलने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटीज़ हुआ, रीजनल एंड इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें वी विल कवर। हिंदुज़म, इस्लाम, ये जो रिलीजन्स हैं इनकी डेवलपमेंट को देखेंगे। फिर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ के अराइवल को हम लोग देखने वाले हैं। तो जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो है, ये 700 से शुरू हो रहे हैं, जो इसने विटनेस करा है कंसिडरेबल चेंज, ठीक है। आफ्टर ऑल अगर आप देखो तो 7th एंड 8th सेंचुरी, हाँ 16th है ना, 7th क्यों बोला मैंने, 16th एंड 18th सेंचुरी जो है वो क्वाइट डिफरेंट है आपकी 8th और 11th सेंचुरी से, ठीक है। 16th और 18th सेंचुरी है, अगर आप उसको 7th और 11th सेंचुरी से कंपैरिजन करो ना, कंपेयर करो, तो उसमें बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज अ वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। अच्छा, मोर ओवर जो मिडाइवल पीरियड है ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड हो जाता है, ओवरलैपिंग भी होती रहती है यहाँ पे, ठीक है। मॉडर्निटी कैरीज करती है सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। दिस सीम टू सजेस्ट दैट द मिडाइवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस। तो मॉडर्न में ज़रा ये ध्यान देखा जाता है कि मटेरियल जो है वो प्रोग्रेस हो रही है आपकी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल जो है वो एडवांसमेंट देखने को मिलती है, लेकिन कहते हैं कि मिडाइवल में ऐसा नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है।
जो ये 1000 ईयर वाला आपका टाइम था, ठीक है, सोसाइटीज जो थी हमारे सब कॉन्टिनेंट की, इनमें भी आपको बहुत बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन एंड इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन्स, है ना, रीच हुई है लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियंस ने देखा कि वो अच्छा कितनी वेल्थ है यहाँ पे, वो अट्रैक्ट हुए, वो यहाँ पे आए। जैसे हम इस बुक को पढ़ेंगे तो लुक आउट फॉर द साइंस ऑफ अ चेंज इन हिस्टोरियल प्रोसेस एट वर्क, तो कुछ नहीं है कंपेयर करना उनको। सो इसी के साथ में वी आर डन विद द आर चैप्टर। आर्काइव्स क्या होती है? आर प्लेसेस वेयर के आर डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट रखे जाते हैं, ठीक है। वो से 14th century क्रॉनिकलर कौन है बताओ मुझे फटाफट से, ये मुझे सारा जो है ना वो आप आंसर दोगे। सो इसी के साथ वी आर डन विद आर चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 7th NCERT हिस्ट्री की। So thank you everyone. Thanks for watching and thanks for listening. Bye.